राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था भाई आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आज का ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सारा का सारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक ही वीडियो में कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। अगर किसी को सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ना है तो वो 10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगा भाई, लेकिन अगर किसी को बहुत ही अच्छे से करना है विद न्यूमेरिकल्स तो ये लगभग 40 मिनट के आसपास जाएगा भाई, तो वो सारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बताते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता क्या है। हम इसका कंपेयर किससे करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम देखो भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइक लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं भाई, और बाद में हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल देते हैं और वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है भाई। ये भी हम एक किस्म से यही कहेंगे कि एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो देखो भाई हम पढ़ते हैं। कंसिडर लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये कह रहा कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू आती है भाई, मतलब 0.2 0.3 के गैप से लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू आएगी, फिर हम उसका एवरेज करते हैं भाई। तो यहां पर क्या कह रहा है, लेट एन ऑपरेटर ए कैप कोरोस्पोंडिंग टू एन ऑब्जर्वेबल मेजर्ड, देन वी फाउंड A1 A2 AN आइगन वैल्यूज विद कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी P1 P2 Pn। ठीक है, यहां पर कहता है कि हमारे पास ऑब्जर्वेबल में क्या आता है, A1 A2 AN ये आइगन वैल्यूज आती है, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब A1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P1 है, A2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2 है, AN आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, Pn है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो। आपको भाई मैं एक देसी एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हमारे पास मान लेते हैं ये A1 है, इसकी वैल्यू है 40 किलोग्राम, A2 की 30, A3 की 50 और A4 की कितनी है 60, और P1 की कितनी है 3 है, P2 कितना 5, P3 कितना 4 और P4 कितना है 2। इसका कहने का क्या मतलब है कि 40 किलोग्राम हमारे पास क्या, 40 किलोग्राम के 3 आदमी है, 30 किलोग्राम के 5 आदमी है, 50 किलोग्राम के 4 आदमी है, और 60 किलोग्राम के कितने 2 आदमी है। तो इनका वेटेज एवरेज निकालो। ठीक है, इनका जो वेटेज एवरेज होगा वो होगा क्या, तो देखो इनका हमारे पास जो वेटेज एवरेज होगा, हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो वेट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मैन से। ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे फिर हमारे पास 30 आदमी थे, कितने के, सॉरी 30 वेट था कितने आदमियों का, 5 आदमियों का, 50 वेट था कितने आदमियों का, 4 आदमियों का। ऐसे हमने क्या किया, ये सबका मल्टीप्लाई किया, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल थे, 3 + 5 + 4 + 2। ठीक है, अगर ये भी समझ में नहीं आया है तो क्रिकेट सब देखते हो गए। क्रिकेट में हम क्या पढ़ते हैं भाई, रन एवरेज पढ़ते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि हमारे पास हम बोलते हैं कितने की एवरेज चल रही है, तो 7 रन की चल रही है, 9 रन की चल रही है, 11 रन की चल रही है। वो यही होता है भाई, टोटल रन अपॉन में टोटल ओवर। ठीक है, इसमें हम ये नहीं देखते कि हमारे पास एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एवरेज क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे लाइक अगर मैं कहूं कि 100 रन हो चुके हैं और 10 ओवर हो चुके हैं, तो पर ओवर की क्या एवरेज है, तो पर ओवर की एवरेज क्या हो जाएगी, 100 अपॉन में 10 हो जाएगा, तो 10 रन पर ओवर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्या होता है भाई, हमारे पास एवरेज होता है, और यही काम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होता है। उम्मीद करता हूं भाई आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। तो देखो, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इज डिफाइंड एज वेटेज एवरेज। किससे, वेटेज एवरेज। ये वेटेज एवरेज मैंने निकाला ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, आइगन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई की है। ठीक है, हमारे पास क्या था, आइगन वैल्यू क्या है 40 और प्रोबेबिलिटी कितनी है 3। मतलब कहने का क्या मतलब है, 40 किलोग्राम के 3 आदमी है, 30 किलोग्राम के 5 आदमी, आइगन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करते हुए हम चले हैं, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी 3 + 5 + 4 + 2, मतलब टोटल आदमियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास देखो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको किससे डिफाइन किया गया, वेटेज एवरेज से विद कोरोस्पोंडिंग वेट एज प्रोबेबिलिटीज P1 P2 Pn। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमेंबर भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देने की बात यही है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल ब्रैकेट। ठीक है, ए ऑपरेटर को एंगल ब्रैकेट में कवर कर दो, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये किसके इक्वल हो जाएगी, A1 P1 + A2 P2 + A3 P3 + AN Pn डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी P1 + P2 + P3 अप टू Pn। ठीक है, तो इसको देखो भाई A1 A2 क्या है, रिमेंबर आइगन वैल्यू है, और A1 के हमारे पास मैंने बताया था
कि हमारे पास जो A1 है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P1 है। A2 के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2 है। A3 के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P3 है। ठीक है, लाइक अगर हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास कोई बॉक्स है, बॉक्स में हमारे पास 100 गेंद है। ठीक है, कोई ब्लैक कलर की है, कोई रेड कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, ऐसी दे रखी है। तो हमारे पास भाई A1 हम क्या कहेंगे, रेड कलर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P1। ब्लैक कलर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रखा भाई। अपॉन में P1 प्लस P2 क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप को क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से n तक पी आई ए आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी आई हो गया। ठीक है, अगर हमारा स्टेट नॉर्मलाइज्ड हुआ, मतलब हमारे पास नॉर्मलाइज होने का मैंने पहले भी बताया है, नॉर्मलाइज पे हम कम से कम 2-3 वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं कि नॉर्मलाइज्ड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कि हमारे पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज कहते हैं। मतलब अगर हम पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी निकाले तो कितनी मिले, में 1 मिले। लाइक P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर हमारा जो स्टेट है वो नॉर्मलाइज्ड हुआ तो समेशन ऑफ पी आई जो डिनोमिनेटर में है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप क्या बच जाएगी, आई समेशन ऑफ आई से एन तक पी आई ए आई हो गया। ठीक है, तो रिमेंबर क्या रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन क्वांटम स्टेट है उसको नॉर्मलाइज्ड करो। ठीक है, फिर उसको आगे प्रोसेस करो। तो पहला स्टेप यही होता है कि हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन होगा उसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप क्या आ गया भाई हमारे पास, समेशन ऑफ आई बराबर एन से पी आई ए आई। ए आई क्या है, आइगन वैल्यू, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब देखो भाई, हमने पी आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ऑफ सी आई का स्क्वायर इनटू ए आई हो गया। ठीक है, अभी मोड ऑफ सी आई का स्क्वायर हमने क्यों लिखा ये मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे पास सी आई क्या है। ठीक है, तो ये हम बताएंगे हमको क्वेश्चन में। आप यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि वे हर पी आई बराबर क्या है, मोड ऑफ सी आई का स्क्वायर है। और नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो मोड ऑफ सी आई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पी आई को सी आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, मोड ऑफ सी आई का स्क्वायर, तो वो नॉर्मलाइज पे किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये दो फॉर्म बन गए भी। ठीक है, इसको भी हम उठा सकते हैं और इसको भी उठा सकते हैं। रिमेंबर रहे भी, ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि हमारा सी आई क्या है। यहां पर देखो भाई, हमने पढ़ा है कि हमारे पास, मैं सिंपल एक बार बता देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन है, कि हमारे पास इस आइगन वैल्यू के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आइगन वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ये भी हो सकता है भी कि आइगन वैल्यू गिवन ना हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, वो है हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे निकाल ली। अब हमारा जो दूसरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास भाई आइगन वैल्यू गिवन नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो देखो भाई, इफ आइगन वैल्यू आर नॉट गिवन, ओनली स्टेट। ठीक है, ओनली स्टेट आर गिवन, आइगन वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ स्टेट गिवन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, देन फॉर ए स्टेट साई इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप बराबर हो जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, इसको मैंने कल भी बताया था, जो हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कर रहे थे, कि मैंने बताया था कि जो हमारे पास ये नोमिनेटर में फॉर्म दे रखी है ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप पढ़ते हैं। ठीक है, और इस जो डिनोमिनेटर में इसको क्या कहते हैं हम, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। रिमेंबर भाई, अगर आइगन वैल्यू गिवन ना हो, ओनली आइगन स्टेट, या हमारे पास, ठीक है, आइगन वेक्टर भी कह सकते हैं, आइगन स्टेट और आइगन वेक्टर गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे भाई। ठीक है, अब वही बात आती है, अगर हमारा जो स्टेट गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड हुआ, नॉर्मलाइज्ड होगा, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना भाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप किसके बराबर बचेगी, सिर्फ ये जो नोमिनेटर में फॉर्म है इसके बराबर बचेगी। ठीक है, तो देखो, इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, देन हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट ऑफ साई वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक किस्म से हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका मोड का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप एक ये फॉर्म आ गई भाई। ठीक है, हमने दो फॉर्म पढ़ी है भाई, एक पढ़ी है आइगन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी के लिए, और एक है कि आइगन वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ क्वांटम स्टेट, आइगन स्टेट और आइगन वेक्टर। ठीक है, तीनों पढ़ सकते हैं, इसको क्वांटम स्टेट भी बोल सकते हैं, आइगन स्टेट भी बोल सकते हैं, और आइगन
आइगन वेक्टर भी बोल सकते हैं। हमें सिर्फ ये गिवन है तो क्या होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हमारी ये फॉर्म होगी भाई, ठीक है। इसको बिल्कुल आसान है अप्लाई करना। हमारे पास ए कैप गिवन होगा, ए कैप को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करेंगे। अब थर्ड नंबर आता है भाई हमारे पास कि ना तो मान ले हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है, ना हमारे पास आइगन स्टेट गिवन है, बल्कि हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। आइगन स्टेट और वेव फंक्शन में डिफरेंस होता है भाई, ठीक है। हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे आइगन स्टेट। लाइक मैं कह सकता हूँ एक किस्म से डिस्क्रीट होती है। क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज टाइप से होती है। और जो वेव फंक्शन होता है वो लाइक की कॉन्टिन्यूअस की तरह होता है, ठीक है। और हम पढ़ते भी है कि हमारे पास अगर कोई डिस्क्रीट टाइप से होगा तो हम उसको समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी तो हम उसको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ते थे भैया हम कि वहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, तो उसको समेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको इंटीग्रेशन से, वो अलग मेथड है, ठीक है। वो हम प्रोबेबिलिटी में ही करेंगे। यहां पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वेव फंक्शन गिवन है, आइगन स्टेट गिवन ना हो कि क्या गिवन है, वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हमारे पास आइगन स्टेट गिवन है या आइगन फंक्शन, या हम कहेंगे वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो देखो, फॉर ए वेव फंक्शन साई इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार ए कैप साई डी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा भाई, वेव फंक्शन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी। अब फिर मैं वही बात कहता हूं कि अगर वेव फंक्शन क्या हुआ, नॉर्मलाइज्ड हुआ, तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार साई डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बचेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार ए कैप साई डी एक्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि उसको चेक करें कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। अगर है तो कंटिन्यूअस रखेंगे, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको सबसे पहले हम नॉर्मलाइज्ड बनाएंगे और फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला वो क्या भाई, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, और एक पीछे हमने आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू और प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन से पढ़ा था, वो हो गया, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हो गए भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के, और लेकिन हमारा सबसे मेन काम क्या है, नॉर्मलाइज्ड बनाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो बच्चे न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं वो कंटिन्यूअस रखिए। तो देखो हमारे पास, देखो अगर इस फॉर्म में गिवन होगा, जैसे लाइक साई एक्स है, इस फॉर्म में गिवन होगा तो इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। अगर हमारे पास इस फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं हम स्टेट। इसको क्या कहते हैं, स्टेट। लाइक मैंने लिख भी रखा है भाई कि इन वेव फंक्शन एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअस एंड इन स्टेट एनर्जी इज डिस्क्रीट इन नेचर, ठीक है। ये मैंने क्रॉस इसलिए कर रखा है क्योंकि ये बात थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे से जम नहीं रही है भाई कि हमारे पास वेव फंक्शन में कॉन्टिन्यूअस होता है, वेव स्टेट में। ये मैंने अपने नजरिए से लिखी थी भाई ताकि मैं रिमेंबर रख सकूं कि हमारे पास स्टेट में क्या होता है और वेव फंक्शन में क्या होता है, ठीक है। आप अच्छे ये ध्यान रख सकते हो कि वेव फंक्शन लाइक ए कॉन्टिन्यूअस, और हमारे पास जो आइगन स्टेट है वो या वेव स्टेट है वो लाइक ए डिस्क्रीट टाइप की होती है, ठीक है, या क्वांटम स्टेट कह सकते हैं, वेव फंक्शन और क्वांटम स्टेट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन से देखते ही पता चलेगा कि हमारे पास क्वांटम स्टेट है या वेव फंक्शन है। इफ क्वांटम स्टेट, इसने तो गिवन भी दे रखा है, इफ क्वांटम स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज साई, ये क्या दे रखा है, ये दे रखे हमारे पास हाफ ऑफ u1 प्लस हाफ ऑफ u2, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा भाई कि हमारे पास ये कैट फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। ये आप खुद भी देख सकते हो कि हमारे पास ये किस में दे रखा है, कैट फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि बोलने में थोड़ा अजीब भी लगता है और ये वैसे भी मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये बरा फॉर्म में और ये कैट फॉर्म में है। ये वीडियो हम अच्छे से बना भी चुके हैं कि कौन सी बरा फॉर्म होती है और कौन सी कैट फॉर्म होती है। वेयर u1 एंड u2 आर ऑर्थोगोनल, u1 u2 क्या है, ऑर्थोगोनल है, बेसिस वेक्टर है। नॉर्मलाइज द गिवन स्टेट, तो हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। इसमें तो भाई क्वेश्चन ही ये है कि इसको नॉर्मलाइज करो, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं देखा है, कोई क्वांटम स्टेट दे रखी है और क्वांटम स्टेट में हमारे पास u1 u2 क्या है, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर है, और इसको स्टेट को क्या करना है, हमें नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। तो इस सिंपल क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। फर्स्टली चेक इट इज नॉर्मलाइज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, किसी भी ये बात भी नोट कर सकते हो भाई, आप हिंदी में भी लिख सकते हो या कैसे भी लिख सकते हो कि कोई भी हमारे पास क्वांटम स्टेट है वो लार्ज नंबर ऑफ आइगन वेक्टर या हम कहें कि आइगन स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है, ठीक है। ये हमारे पास क्वांटम स्टेट है, ये लार्ज नंबर ऑफ u1 u2 u3 u4 ऐसे अप टू un
ठीक है, आइगन स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साई को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये भी पढ़ते हैं भाई कि U1 के साई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, U2 के साई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपका कवर होता चलेगा। तो यहाँ पर नोट देखिए ये लिख लो कि हमारे पास जो क्वांटम स्टेट होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ आइगन स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। तो हम देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, C1U1 C2U2 ऐसे प्लस C2U2 ऐसे लिख सकते हैं। C1 की वैल्यू क्या है, हाफ है, C2 की वैल्यू क्या है, हाफ है। अब भाई मैंने बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि हम Pi को ऐसे मोड ऑफ Ci का स्क्वायर क्यों लिखते हैं। तो हमारे पास देखो इसलिए लिखा जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं कहूँ कि U1 की साई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, C1 का मोड का स्क्वायर कर दोगे, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी ये होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि U2 के साई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट C2 का मोड का स्क्वायर कर दोगे, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे फाइनल आंसर होगी। लेकिन रिमेंबर क्या रहना चाहिए कि जब आप मोड का स्क्वायर करो उससे पहले चेक कर लो कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो सिंपल सा प्रोसेस है कि मोड का स्क्वायर करो और प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड करो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो हमें क्या कंडीशन होती है भाई नॉर्मलाइज्ड की, कि प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, समेशन ऑफ i बराबर n से मोड ऑफ ci का स्क्वायर होता है, मतलब C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर बराबर है 1। ये कंडीशन होनी चाहिए। C1 यहाँ पे 1/2 है, C2 यहाँ पे क्या है, वही 1/2। तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, C1 का मोड का स्क्वायर प्लस C2 के मोड का स्क्वायर किया, हम देखते हैं कि हमें 1/2 मिलता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो इसको नॉर्मलाइज्ड कैसे करेंगे, अब वो देखो। अगर हमारा भाई फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज नहीं होता है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, a से मल्टीप्लाई कर देना है और कहना कि दिस a इज द नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। और नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का यूज करके आप a की वैल्यू फाइंड आउट करो, a की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने a से मल्टीप्लाई किया, हैंस द गिवन स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन क्या हो जाएगी, हमें मोड ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ a/2 का स्क्वायर बराबर है 1। ये हमने क्या लगा दी, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगा दी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आती है भाई √2 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, साई हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2 U1 प्लस 1/√2 U2। ठीक है, ये हमारी जो स्टेट आई है ये क्या आ गई, नॉर्मलाइज्ड स्टेट आ गई। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। 1/√2 का मोड का स्क्वायर किया, 1/√2 का मोड का स्क्वायर किया, हम देखते हैं कि 2/2 मतलब 1। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी नॉर्मलाइज्ड स्टेट हो गई। तो उम्मीद है भी कि आपको पता चला होगा कि हमारा नॉर्मलाइज्ड हम चेक कैसे करते हैं, अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज्ड बनाते कैसे हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई एक्स बराबर है a sin n पाई एक्स डिवाइड बाई l। ठीक है, अब देखो भाई ये हमारे पास हमें क्या करना, वेव फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है, वेव फंक्शन गिवन है। ऊपर क्या गिवन था, हमारे पास स्टेट गिवन थी, ये क्या है, वेव फंक्शन गिवन है। तो इसको नॉर्मलाइज्ड कैसे करेंगे, इसमें देखो भाई हमारे पास इसने a पहले से ही दे रखा है। क्या दे रखा है, a पहले से ही दे रखा है। मान लो अगर ये a गिवन ना होता, ठीक है, a गिवन ना होता तो हम क्या करते, भाई इसको डायरेक्ट ये कंडीशन लगाते कि नॉर्मलाइज कंडीशन यहाँ पे वेव फंक्शन के लिए क्या होगी, -∞ से इनफाइनाइट साई स्टार साई dx बराबर है 1। ठीक है, ये वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइज कंडीशन होती है। ठीक है, ये रिमेंबर रहनी चाहिए भाई। तो हमारे पास अगर क्वांटम स्टेट होती तो मैंने बता दिया क्वांटम स्टेट के लिए क्या होती है, नॉर्मलाइज कंडीशन ये होती है। ठीक है, और वेव फंक्शन के लिए क्या होगी, ये वाली होगी। अगर मान ले हमारे पास a गिवन ना होता भाई, तो हम क्या करते हैं कि ये हमें कहता कि नॉर्मलाइज्ड करो, तो हम अपनी तरफ से क्या करते भाई, a से मल्टीप्लाई करते और a की वैल्यू फाइंड आउट करते। ठीक है, अगर मान ले गिवन है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से a से मल्टीप्लाई करो और a की वैल्यू फाइंड आउट करो और a की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो देखो हमने क्या निकालना, अब सिंपल सी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है। a की वैल्यू फाइंड पुट करते ही हमारे पास जो वेव फंक्शन वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइज कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ -∞ से इनफाइनाइट साई स्टार साई dx बराबर है 1। ठीक है, अब लिमिट क्या दे रखी इसने, 0 से l लिमिट दे रखी है। क्या दे रखी है, 0 से l, और यहाँ पर क्या -∞ से इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसको या तो आप डायरेक्ट क्या करो कि 0 से l लिमिट पुट करो और इसकी साई स्टार की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, साई की जगह पे ये वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे एक बार भाई अरेंज भी कर सकते हो। अरेंज कैसे, -∞ से 0 पे मोड ऑफ साई का स्क्वायर dx। ये मैंने मोड ऑफ साई का स्क्वायर भी इसलिए
लिखा है भाई क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है तो सीधी सी बात है साई स्टार किसके बराबर होगा, साई के बराबर होगा। अगर यहाँ पर मान ले आयोटा गिवन होता, क्या होता, आयोटा की फॉर्म में गिवन होती तो साई स्टार करती हो क्या हो जाती, माइनस की फॉर्म, माइनस आयोटा हो जाता, ठीक है, और साई की जगह पे सिंपल प्लस आयोटा वाली फॉर्म पुट करते। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है तो साई स्टार किसके बराबर होता है, साई के बराबर होता है। तो हम इनका स्क्वायर करेंगे तो मोड का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ठीक है, मोड ऑफ साई का स्क्वायर डीएक्स प्लस जीरो से एल मोड ऑफ साई का स्क्वायर डीएक्स प्लस एल से इनफाइनाइट मोड ऑफ साई स्क्वायर डीएक्स बराबर है 1, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म ये तो हमें गिवन ही नहीं है क्योंकि लिमिट से बाहर है, लिमिट से बाहर है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या, जीरो से एल इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई का स्क्वायर डीएक्स ये बराबर 1, ठीक है, ये बच गई। अब साई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साई की जगह पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डीएक्स बराबर है 1, ठीक है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता भाई साइन स्क्वायर थीटा का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, इसको किस में कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाता है। और हम क्या निकालेंगे, सोल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो वैसे भाई यही क्वेश्चन हम आगे दोबारा करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन है उसकी एक एप्लीकेशन है वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास जो वन डायमेंशनल बॉक्स हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो आइगन स्टेट आएगी वो लाइक यही आती है कि अंडर द रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, यही आती है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर भी यही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे भी हम दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ से आ गया भाई मोड ऑफ ए का स्क्वायर जीरो से एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स बराबर 1 हो गया। इसको हमने क्या किया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बन गया ये, ठीक है। मोड ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 एक्स 1 का करेंगे एक्स आ जाएगा, कोस 2 एन पाई एक्स बाई एल का करेंगे तो साइन 2 एन पाई एक्स बाई एल अपॉन में 2 एन पाई बाई एल आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया सिंपल। हमने लिमिट पुट कर दी 0 से एल और हमारे पास जब लिमिट पुट कर देते हैं हम 0 से एल तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है भाई वो क्या आ जाता है, मोड ऑफ ए बराबर आ जाएगा अंडर द रूट 2 बाई एल, ठीक है। ये भाई देखो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये बच्चों वाली बात तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। ये तो 11th-12th की बात है, इसमें हम क्या ही टाइम खराब करें। वैसे भी ये वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी तो ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास मोड ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट 2 बाई एल आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास साई की वैल्यू क्या आ गई भी, अंडर द रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, लिमिट क्या है 0 से एक्स और एक्स से एल, ठीक है। तो हमारे पास ये वेव फंक्शन आ गया भाई, ठीक है। ये वेव फंक्शन वैसे आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पर बताऊंगा भाई कि आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो आप लाइक इसको क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो। थर्ड क्वेश्चन है भाई हमारे पास साई दे रखा है 3/5, हमारे पास 5/1 प्लस 4/5 5/2, ठीक है। ये देखने से पता चलता है भाई कौन सी स्टेट दे रखी है, क्वांटम स्टेट में दे रखा है। किस में दे रखा है, क्वांटम स्टेट में दे रखा है। वेयर 5/1 एंड 5/2 आर बेसिक वेक्टर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग क्वांटम स्टेट इन स्टेट 5/1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 5/1 के साई में होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। मैंने बताया था भाई आपको कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो कोफिशिएंट दे रखी है ये C1 है ये C2 है, 5/1 का पूछ रखा है तो मोड कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, मोड का स्क्वायर, तो इसका 9/25 ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। अगर ये कहता कि 5/2 के साई में होने की प्रोबेबिलिटी निकालो तो क्या करते, इसका 4/5 का स्क्वायर कर दो, ये हमारा क्या होता, 5/2 के साई में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकल जाती। लेकिन रिमेंबर क्या रखना है कि ये करने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो क्वांटम स्टेट हमें गिवन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो आप डायरेक्ट मोड का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज्ड करो, मतलब ए से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगाओ और फिर जो ए की वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट करके फिर C1 C2 के मोड का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो हमारे पास स्टेट ये गिवन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साई बराबर हो जाएगा C1 5/1 प्लस C2 5/2 हो गया, ठीक है। बट ये आपको रिमेंबर रहना चाहिए भी ये कैट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको एग्जाम में कैट फॉर्म में लिखना कि डायरेक्ट ये लिख दो कि साई बराबर C1 5/1 C2 5/2, वो गलत हो जाएगा। कैट फॉर्म में है तो इसको कैट फॉर्म में ही रखो, ठीक है। फर्स्टली चेक नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज्ड की क्या कंडीशन है कि मोड ऑफ C1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C2 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो देखते हैं है कि नहीं है। C1 की जगह पे भाई 3/5 का 3/5 पुट किया, C2 की जगह पे 4/5 पुट किया, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलता है भाई 9/25 प्लस 16/25 चेक करते हो तो ये 1 मिलता है, ठीक है। हेंस द गिवन
स्टेट इज नॉर्मलाइज। तो गिवन स्टेट क्या हमारी नॉर्मलाइज्ड हो गई, नॉर्मलाइज्ड हो गई भी, तो मैंने सिंपल बताया था कि हमारे पास सिंपल प्रोसेस हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साई इन φ1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, mod ऑफ c1 का स्क्वायर कर दो 9/25 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं भाई, हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि φ1 और साई का क्या ले लेंगे, इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, φ1 और साई का क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे और उसका मोड का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास सेम ही मिलेगा। ठीक है, मतलब साई के φ1 में होने की प्रोबेबिलिटी ही मिलेगी। आप करके भी देख सकते हो, φ1 का साई से मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, φ1 की साई से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी φ1 से मल्टीप्लाई होगी, इधर भी φ1 से मल्टीप्लाई होगी। अब φ1 φ2 क्या है, ऑर्थोगोनल हो गए, ऑर्थोगोनल है तो ये 0 वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर φ1 क्या वैल्यू दे देगा, 1 का वैल्यू दे देगा। तो हमें सिंपल हमारे पास मोड इनर प्रोडक्ट ऑफ φ एंड साई, φ1 एंड साई क्या मिल गया, 3/5 मिल गया। अब इसका मोड का स्क्वायर करेंगे दोनों की तरफ, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 9/25 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्वांटम स्टेट गिवन है तो आप यही फॉलो करो। ठीक है, c1 का स्क्वायर, अगर इससे कई बार बात नहीं बनती है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब आता है भाई हमारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई कि हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्टेट। पहले क्वेश्चन को समझना भाई, ठीक है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन को समझो। द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्टेट साई आई आर गिवन इन कंप्लीट एंड ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर φ1 φ2 φ3 एज। ठीक है, हमारे पास देखो φ1 और साई का इनर प्रोडक्ट ये दे रखा है, φ2 साई का आई का प्रोडक्ट ये है, और φ3 साई आई का इनर प्रोडक्ट ये दे रखा है। ठीक है, साई आई क्या है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, क्या दे रखे है, इनिशियल स्टेट है, और φ1 φ2 φ3 क्या है, इनिशियल स्टेट के कंपोनेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल स्टेट साई आई है वो किन के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है, φ1 φ2 और φ3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हुई है। ठीक है, यहां पर सिंपल ये बात है। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम साई आई इन फाइनल स्टेट साई एफ। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना भी कि साई आई के साई एफ में होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, साई आई और साई एफ के इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर कर दो। ये फॉर्मूला इसने लगाया रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला की बात कर रहा है कि φ1 के साई में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसका इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 साई का मोड का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि साई आई के साई एफ में होने की प्रोबेबिलिटी, साई आई और साई एफ का इनर प्रोडक्ट करो, उसका मोड का स्क्वायर करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, तो इसने देखा हुज कंपोनेंट गिवन इन सेम बेसिस स्टेट, सेम बेसिस स्टेट दे रखे, जो इनिशियल के दे रखे थे ना भाई, φ1 φ2 φ3, वही फाइनल के दे रखे φ1 φ2 और φ3। ठीक है, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 और साई एफ क्या फाइनल स्टेट है, इनका दे रखा 1 + i/√3, सेकंड का ये दे रखा और थर्ड का ये दे रखा है। ठीक है, ये अच्छे से दिख भी रहा है भाई, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हमारे पास साई आई के साई एफ में होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, हमें डायरेक्ट ये पूछा गया भाई। ठीक है, साई आई के साई एफ में होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने बताया था कि हमारे पास जो साई आई है भाई, कोई भी सिस्टम है वो क्या होता है, जैसे कोई भी क्वांटम स्टेट साई आई है वो किससे मिलके बनी है, वो आइगन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। तो हमारे पास साई आई क्या हो जाएगी, c1 φ1 + c2 φ2 + c3 φ3। ठीक है, ये इसने बता भी रखी है और कंपोनेंट है। ठीक है, साई आई के कंपोनेंट क्या, φ1 φ2 φ3 है। तो हमने क्या किया, टू फाइंड c1, यहाँ से हम क्या करते हैं, c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं इसको देखो φ1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, φ1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे φ1 का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c1। ठीक है, क्योंकि φ1 का इंटर प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे खाली c1 बचेगा। φ1 φ2 का इंटर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, φ1 φ3 का इनर प्रोडक्ट, φ3 का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर दे रखे हैं, तो ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर में हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट यही याद रख सकते हो कि हमारे पास नॉर्मलाइज की एक कंडीशन होती है, एक ऑर्थोगोनल की होती है, ये हमारे पास क्या डिफरेंट अगर आइगन स्टेट है तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 होता है, अगर सेम आइगन स्टेट है उनका इनर प्रोडक्ट 1 होता है। तो हमारे पास φ1 से मल्टीप्लाई किया है, तो φ1 का φ1 के साथ हमें 1 वैल्यू देता है, φ1 का φ2 के साथ इनर प्रोडक्ट हमें 0 वैल्यू देता है, और φ1 का φ3 के साथ इनर प्रोडक्ट हमें 0 वैल्यू देता है। तो हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, सॉरी φ1 से मल्टीप्लाई कर दी, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट विद φ1। ठीक है, तो φ1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा,
φ1 और ψi का इनर प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा C1, ठीक है, क्योंकि ये हमारे 0 हो चुके हैं तो यहाँ से हमें C1 मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा 1 के बराबर होता है। तो C1 बराबर क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ φ1 ψi, जो कि हमें गिवन है भाई आयोटा बाई रूट 3, ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है आयोटा बाई रूट 3, हमने C1 फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक बार φ2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, φ2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C2 मिल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू दे देगा, ठीक है, सॉरी हमारे पास जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू देगा, φ2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ C2 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक बार हम φ3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये वैल्यू देगा और ये 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास C1 C2 C3 वैल्यू मिल जाएगी आयोटा बाई रूट 3 अंडर रूट 2/3 और 0, ठीक है। तो हमारे पास देखो ψi क्या बन गया, हमारे पास ψi क्या था, C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3 φ3 था, तो हमारे पास C1 C2 C3 की वैल्यू निकल चुकी है, हमने यहाँ पे पुट कर दी तो ψi हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ψf निकालना है, ठीक है। ψf निकालते ही हम दोनों का क्या कर देंगे, इनर प्रोडक्ट कर देंगे और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एक बार हम चेक कर लेते कि हमने जो ψi निकाला है, इनिशियल स्टेट निकाली है, वो नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो वही हमारे पास ये क्या C1 की वैल्यू है, ये क्या C2 की वैल्यू, दोनों का मोड का स्क्वायर करेंगे, अगर 1 आ जाता है तो हमारी है, अगर नहीं आता है तो उसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे। तो हम देखते हैं भी कि हमारे पास आयोटा बाई रूट 3 क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि मोड ऑफ आयोटा ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ठीक है। क्या होता है, मोड ऑफ आयोटा ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ठीक है, इसकी ये रिमेंबर भी रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो 1/3 प्लस में 2/3 हमारे पास इज इक्वल टू 1 हो गया, तो हम चेक देखते हैं कि एलसीएम लेके हम देखते हैं 1 आ जाता है, ठीक है। एंड द इनिशियल स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। ये मैं बता भी देता हूँ कि हमारे पास कैसे होता है। अगर देखो आपके पास क्या टर्म होती है, x प्लस आयोटा y होता है, अगर आप उसका मोड का स्क्वायर करते हो तो कैसे ओपन होगी, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसको हमारे पास यहाँ पर देखो x तो 0 है और y क्या है, 1 है, y क्या है भाई, 1 है, तो हम क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। हैंड द इनिशियल स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड होगी। नाउ फाइंड, हमारे पास फाइनल स्टेट हम फाइंड आउट करते हैं, हुज कंपोनेंट गिवन इन सेम बेसिस दे रखे हैं, मतलब φ1 φ2 φ3 सेम दे रखे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट को भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। वहां पे हमने C1 C2 C3 लिखा था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं C1 डैश C2 डैश और C3 डैश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, C1 डैश की वैल्यू निकालेंगे, C2 डैश की वैल्यू निकालेंगे, C3 डैश की वैल्यू निकालेंगे। यहीं पे मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। एक बार हम φ1 से मल्टीप्लाई करेंगे, φ1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C1 डैश की वैल्यू मिलेगी। एक बार हम φ2 से मल्टीप्लाई करेंगे, φ2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो C2 डैश की वैल्यू मिलेगी। एक बार हम φ3 से मल्टीप्लाई करेंगे, φ3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C3 डैश की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं C1 डैश C2 डैश C3 डैश की वैल्यू लिख देता हूँ। तो देखो हमने क्या किया भाई, φ1 से मल्टीप्लाई किया तो C1 डैश मिल गया, C1 डैश हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है भाई, 1 प्लस आयोटा बाई रूट 3 है। सिमिलरली φ2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें C2 डैश मिलेगा, ये भी गिवन है 1/√6 आ जाएगा, और C3 भी हमें गिवन है 1/√6 आ जाएगा। तो ψf कैसे लिख सकते हैं हम, C1 डैश C2 डैश C3 डैश की वैल्यू पुट करते हैं, हमने वैल्यू पुट करी। अब हम क्या चेक करते हैं, नॉर्मलाइज चेक करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, मोड ऑफ C1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C2 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ C3 का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे मैंने पीछे ही बताया था भी कि हमारे पास क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होती है, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई क्या होता है हमारे पास, अगर x प्लस आयोटा वाई का आप मोड करते हो तो आता है अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर कर देते हो तो किसके इक्वल आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपन में क्या है हमारा, √3 है, ठीक है। √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है। ये अच्छे से समझ लो भाई कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स का मोड ऐसे ओपन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई कि ये भी किसकी इक्वल आता है, 1 के बराबर आता है, तो हम कहेंगे फाइनल स्टेट भी क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो अब देखो भाई हमारे पास यहाँ पर ψf किसकी फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, कैट की फॉर्म में है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ψf और ψi का इनर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ψf को पहले ब्रा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ब्रा की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं, इसका डैगर करके, डैगर करेंगे तो हमारे पास जो ब्रा फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैट में, और कैट फॉर्म किस में हो जाती है, ब्रा में। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग डैगर ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड का हम क्या कर देते हैं, डैगर, डैगर करेंगे तो ये ब्रा की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आयोटा था तो हम इसका डैगर करेंगे तो 1 माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो ये 1 माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो गया, और सारा एक इसमें हो जाएगा, ब्रा की फॉर्म में आ जाएगा। φ1 भी ब्रा की फॉर्म में, φ2 भी ब्रा की फॉर्म में, और φ3 भी ब्रा की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ψi इन फाइनल स्टेट ψf क्या हो जाएगा, ψf और ψi का इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर कर देंगे, तो हमने वही किया,
ठीक है। हमारे पास देखो साई एफ ये हो गया, साई आई हम लास्ट पेज पे निकाल चुके हैं। तो हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट कर दिया दोनों का, ठीक है। इनर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हमें देखो फाई वन का फाई वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, फाई टू की फाई टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, फाई थ्री यहाँ पे फाई थ्री है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये फाई थ्री की टर्म आएगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर हम क्या करते हैं, फाई वन का फाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, फाई टू के साथ ये 1 हो चुका, फाई थ्री का हमारे पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट की तरह ही भी, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते थे ना, आई कैप की आई कैप के साथ 1 मिलता है, जे कैप का जे कैप के साथ 1 मिलता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि फाई वन का फाई वन के साथ 1 मिलेगा और फाई टू का फाई टू के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, अदरवाइज सारी 0 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास हमने क्या किया, फाई वन का फाई वन के साथ कर दिया, फाई टू का फाई टू के साथ कर दिया, क्योंकि फाई थ्री एक ही में है हमारे पास, दूसरे में है ही नहीं, तो वो कंसिडर्ड होगी भी नहीं, वो सारी वैल्यू 0 ही देंगे। तो हमने क्या किया, फाई वन का फाई वन के साथ 1 हो जाएगा, फाई टू का फाई टू के साथ 1 हो जाएगा, जो हमारे पास ये अंदर है, ठीक है। इसको हम कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, √2/√18 हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसके आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस अंडर द रूट 1/9 हो गया। यहाँ से हमें क्या मिलता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा +1 आ गया, डिवाइड बाई 3 है तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को एक तरफ कर लेते हैं और रियल को एक तरफ बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आयोटा बाई √3 + 1/3 + 1/3 लिख लेंगे इसको। तो हमारे पास क्या गया, आयोटा बाई 3 + 2/3 हो गया। अब इसका क्या करते हैं, मोड का स्क्वायर कर देते हैं। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स की हमारे पास मोड का स्क्वायर ऐसे ओपन होता है, x² + y² की फॉर्म में। तो 2/3 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोबेबिलिटी हो कितनी आ गई, 5/9 आ गई, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है भाई, हमें कुछ भी नहीं करना। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, साई आई और साई एफ निकाल लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर नॉर्मलाइज है तो हम उनका दोनों का इनर प्रोडक्ट करके मोड का स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक बातें पता है ना भाई कि लाइक एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड का स्क्वायर ये होता है, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनको यही नहीं पता कि हम इसका मोड का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये छोटे छोटे बेसिक पता है तो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। अब हमारे पास देखो भाई, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन 1 डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ l, साई एक्स हमारे पास दे रखा है अंडर द रूट 2/l साइन πx/l, ठीक है। लिमिट दे रखी है 0 से l तक है ये, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने बताया था कि 1 डायमेंशनल बॉक्स का हम क्वेश्चन देखेंगे आगे, तो वो ये फिर एक बार फिर रिपीट हो गया। इसने बता भी रखा, देखो 1 डायमेंशनल बॉक्स है हमारे पास जिसकी लेंथ है l, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन ये दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेंज 0 से x से l/2, ठीक है। 0 से l/2 की रेंज में हमें निकालना है, ठीक है। बॉक्स है, बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 से l है भाई, लेकिन हमें क्या निकालना है, 0 से l/2 की रेंज में निकालना है। और दूसरा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन x, और दूसरा क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है पोजीशन x के लिए, मतलब ऑपरेटर क्या दे रखा है, x कैप दे रखा है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है भाई कि हमारा जो वेव फंक्शन है उसको चेक करो कि नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो अभी अभी हम भाई लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के ही आए थे कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साई एक्स बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 2/l साइन πx/l। वहाँ पर a था, a की वैल्यू हमने निकाली तो यही आई थी, तो हम बता देंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड है तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाओ सीधा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वेव फंक्शन हो जाएगा। वेव फंक्शन देखो हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है, 0 से l/2, 0 से l/2 के लिए हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 से l/2 साई स्टार साई dx, ठीक है। अब रिमेंबर अगर ये कहता 0 से l के लिए निकालो तो लिमिट हम लेते 0 से l, क्योंकि हमारा जो लिमिट गिवन है वो 0 से l तक गिवन है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि 0 से l/2 के लिए निकालो, तो 0 से l/2 साई स्टार साई dx, ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है वेव फंक्शन में, मैंने बताया है। तो हमारे पास देखो ये क्या है, रियल है, रियल है तो मोड ऑफ साई का स्क्वायर लिख देंगे इसको। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, साई की वैल्यू है अंडर द रूट 2/l साइन πx/l, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, और फिर सिंपल इसका इंटीग्रेशन, साइन मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होता है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया और सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और लिमिट पुट करने देनी है 0 से l/2 और प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, ठीक है। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको तो क्या ही कराऊँ। तो हमारे पास देखो भाई ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। और कोस 2 थीटा का क्या हो जाएगा,
साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 2πx/l है, तो हमारे पास 2πx/l का करेंगे तो 2π/l हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू पुट करके हम देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 1/2 आती है। ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालो। ठीक है, हमारे पास साई एक्स क्या √2/l है, साइन πx/l है, लिमिट क्या दे रखी है 0 से l तक दे रखी है। यहाँ पर भाई कोई इसने ये लिमिट नहीं बता रखी 0/l/2 के लिए निकालो, ये सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अब। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन लिमिट है हम वही लेके चलेंगे 0 से l तक। तो वही है भाई कि गिवन फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, सबसे पहले वो चेक करो। तो हमें पता है कि हमारा जो गिवन फंक्शन वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप निकाल देंगे। हमें पता है वेव फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -∞ से ∞ साई स्टार ए कैप साई dx, ये होता है। अब साई स्टार यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता तो भाई देखो साई स्टार की वैल्यू क्या होती, अगर प्लस आयोटा होता तो साई स्टार होती वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन क्या है, रियल है। ठीक है, रियल है तो साई स्टार और साई दोनों इक्वली होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन यहाँ पर देखो लिमिट हमें 0 से l गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या -∞ से ∞ है, तो इसको 0 से l में ही लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि हमें जैसे -∞ से 0 और l से ∞, ये वेव फंक्शन तो गिवन है ही नहीं, तो ये तो हमारी सिंपल सी बात है, ये टर्म और ये टर्म तो 0 ही हो गई, बची क्या 0 से l की बच गई। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप। ठीक है, ऑपरेटर क्या दे रखा है इसने, एक्स कैप दे रखा है, एक्स कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो ए कैप की जगह पे एक्स कैप पुट कर दो, तो जहां जहां ए कैप पुट करते हैं वहां एक्स कैप पुट कर दो, हमने पुट कर दिया। अब भाई स्टार्टिंग वीडियो में हमने पढ़ा था जब वहां पे मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ते थे और पोजीशन ऑपरेटर पढ़ते थे, ये सारे ऑपरेटर हम पढ़ के आए, हार्मिशन ऑपरेटर, एंटी हार्मिशन ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर और ठीक है यूनिटरी ऑपरेटर। तो वहाँ पे हमने बताया था कि हमारे पास जो एक्स कैप है वो किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो एक्स कैप की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर होता है वो एक्स के बराबर होता है, तो हमने एक्स के बराबर पुट कर दिया, √2/l इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/l हो जाएगा। फिर वही सिंपल इंटीग्रेशन आ गया भाई। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास 1 माइनस का कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हम इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे। अब इनका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स का अंदर। अब एक्स का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट हो गई 0 से l, लेकिन जो हमारे पास ये है ये किससे सोल्व होगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सोल्व होता है। आप इससे भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, u और v का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर है क्या, जो हमारे पास u है वो क्या है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, v हमारे पास क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, v1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट होगी 0 से l माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, u1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, और v2 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v1। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास जो v1 की जो भी टर्म आएगी उसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ v1, और v3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस u2 v3 हो जाएगा। u2 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u1 है, u1 का जो भी हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा, हमें u1 मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और u2 की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको समझ में नहीं पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कभी अच्छे से समझाएंगे कि हमारे पास ये होता क्या है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ईजी है भाई, ये हर जगह पे मैं यही अप्लाई करता हूँ। ठीक है, u क्या हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v है, माइनस u1 क्या है, u1 है डिफरेंशिएशन ऑफ u, और v2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v1। फिर आता है u2 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u1 होता है, और v3 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v2 होता है। ठीक है, ऐसे हम आगे तक चलते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा u है वो एक कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा भाई, लाइक हमारे पास यहाँ से 2x² की फॉर्म होता है, क्या होता है 2x² होता। तो देखो यहाँ पे हम 2x² पुट करते, फिर 2x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 4x हो गया। ठीक है, अब u2 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u1 की जगह पे क्या है 4x आया है, तो u2 क्या हो जाएगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। अब जब हम u3 निकालते तो u2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो u3 क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u2 होता है, u2 क्या है 4 है, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आगे टर्म ऐसे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेस्ट रहता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है भाई माइनस, यहाँ पे भी बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से l
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर हमारे पास दोबारा इसका जो हमारे पास टर्म आ गई उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से भी कर सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। जब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है, L/2 मिलता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप क्या हो गई, L/2 हो गई, ठीक है। तो भाई ये एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा भी कि हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास कोई क्वांटम स्टेट दे रखे भाई, क्वांटम स्टेट क्या दे रखी है, साई बराबर दे रखा है 3/5 ऑफ φ1 प्लस 4/5 ऑफ φ2 दे रखा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है। एनर्जी आइगन वैल्यू क्या दे रखी है, -1 और -2 दे रखी है। φ1 की हमारी जो एनर्जी आइगन वैल्यू -1 है और φ2 की एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, -2 हो गई। ये -1 ये -2। देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन क्वांटम स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई, मेरे को तो सिंपल दिख रहा है इसका क्या आंसर होने वाला है। हम क्या करेंगे, -1 की 3/5 के मोड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो P1 क्या हो जाएगा 9/25, P2 क्या हो जाएगा हमारे पास 16/25। तो -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो आएगा हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। तो एक बार सोल्व भी कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा नॉर्मलाइज चेक करेंगे। नॉर्मलाइज हम देखते हैं कि 1 के बराबर आता है, हेंस द गिवन स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड हो गई। फिर E1 क्या दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ φ1 और E2 क्या दे रखा है, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ φ2 दे रखा है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास स्टेट गिवन थी, हम इसको C1 C2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से P1 P2 निकाल लेंगे। P1 हमारे पास 9/25 आ गया, P2 हमारे पास 16/25 आ गया। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास, समेशन ऑफ PI AI होता था, यहाँ पे AI की जगह पे क्या दे रखा है, EI दे रखा है। ये फॉर्मूला होता था, यहाँ पे AI क्या होता था, आइगन वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू किसकी टर्म में है, एनर्जी की टर्म में, तो EI हो गया। तो P1 E1 प्लस P2 E2 हो गया। P1 की वैल्यू 9/25 है, E1 हमारा -1 दे रखा है और E2 हमारा -2 दे रखा है। सोल्व करो और निकाल लो, ठीक है। यही बताता भाई कि हमारा यही है। अब ये बच गया भाई एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहोगे तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक, बट उम्मीद नहीं है कि आप करोगे, तो हम करा ही देते हैं। देख लो, ψ1 एंड ψ2 आर ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखी है ऑफ ए पार्टिकल इन ए पोटेंशियल सच डेट, ठीक है। हमारे पास φ1 φ2 क्या है, ψ1 हमारे पास सॉरी ग्राउंड स्टेट है और ψ2 हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इसने क्या कह रखा है कि हमारे पास जो ऑपरेटर ए कैप को अगर हम ψ1 पे अप्लाई करते हैं तो हमें ψ2 मिलता है, और ऑपरेटर ए कैप को जब हम ψ2 पे अप्लाई करते हैं तो हमें ψ1 मिलता है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप निकालो इन स्टेट, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप निकालनी है। अब आप देख सकते हो भाई कि हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टेट गिवन है। क्या गिवन है, स्टेट गिवन है, आइगन वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर आइगन वैल्यू गिवन ना हो तो ओनली स्टेट गिवन हो तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप होता है, ठीक है। हमारे पास ψ और ψ का हमारे पास ये इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ए कैप अब हमारे पास देखो ये क्या ऑपरेटर ए कैप दे रखा है, ठीक है। ये टर्म दे रखी है, तो इसको बिल्कुल इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर देखो भाई, साई हमारे पास क्या 3/5 ऑफ ψ1 है प्लस 4/5 ऑफ ψ2 है, ठीक है। हमने क्या किया, ए ऑपरेटर से मल्टीप्लाई की बोथ साइड ए ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए ऑपरेटर साई आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/5 कॉन्स्टेंट है तो इधर लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 4/5 कॉन्स्टेंट है तो हम इधर लिख सकते हैं। तो हमने ए ऑपरेटर अप्लाई किया। अब हमारे पास देखो भाई गिवन दे रखा है इसने कि ए कैप ψ1 बराबर है ψ2 के दे रखा है और ए कैप ψ2 बराबर है ψ1 के बराबर दे रखा है। तो हमने यही लिखा, ए कैप ψ1 था तो हमने इसको ψ2 लिख दिया, ए कैप ψ2 था तो हमने इसको ψ1 लिख दिया, ठीक है। ये कंडीशन तो एक आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास क्या दे रखा भाई, साई बराबर दे रखा 3/5 ऑफ ψ1 प्लस 4/5 ψ2। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। इसका हम क्या करते हैं, डैगर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में है, ब्रा की फॉर्म में, सॉरी केट की फॉर्म में। तो हमें किसकी फॉर्म में मिल जाएगा, ब्रा की फॉर्म में। जो भी आएगा उसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू फी कैप आ जाएगा, ठीक है। तो डैगर कर दिया, डैगर करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिल जाएगी ब्रा की फॉर्म में। इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड की जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम कहें कि इक्वेशन सेकंड की इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म मिल जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखो भाई ψ1 की आप ψ1 के साथ ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ψ1 की ψ1 के साथ वैल्यू 1 मिलेगी और ψ2 की ψ2 के साथ वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। अगर आप ψ1 की ψ2 के साथ निकालोगे तो 0 मिलेगा, ψ2 का ψ1 के साथ मिलोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम ψ1 वाले की ψ1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ψ2 वाले की ψ2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो ψ1 का ψ1 ये हमारा 3/5 हो गया, ये 4/5 हो गया,
और यहाँ पर देखो 4/5 ये हो गया, 3/5 ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे 12/25 के रूप में। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ साई 1 बचेगा, ये 12/25 के रूप में बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ साई 2 बच जाएगा। साई 1 का इनर प्रोडक्ट 1 होता है, साई 2 का इनर प्रोडक्ट 1 होता है। तो हमारे पास सिंपल एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/25, ठीक है। तो ये हमारा क्या था भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। मैंने तीनों से निकालनी सिखा दी कि अगर आइगन वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी है तो कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ क्वांटम स्टेट गिवन है तो कैसे आइगन वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, और हमारे पास वेव फंक्शन है तो कैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो ये टॉपिक हो गया भाई हमारा कंप्लीट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।